गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सब कैसे हैं? आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम सुपर टेस्ट सीरीज 9 करेंगे सॉल्व, और पेपर 2 के लिए ये सुपर टेस्ट सीरीज। प्रीवियस लेक्चर्स में सुपर टेस्ट सीरीज के 8 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सारी सीरीज को साथ के साथ सॉल्व करते रहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज के थ्रू हम सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके टॉपिक्स भी यहाँ पर साथ साथ कवर हो जाते हैं। और थ्योरी क्लास के लिए भी हमने 6 सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी हैं, तो उनको भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए, बिकॉज अगर उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सुपर टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने प्रीवियस टेस्ट सीरीज में आपको बोला था कि सभी अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे मेन कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस हम देख सके कि आप कितना अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। तो सभी अपना, चाहे कितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हो, आपको मेंशन जरूर करना है। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू स्कोर शेयर किया है, अदर एस्पिरेंट भी ट्राई कीजिए कि अपना स्कोर जो है वो काउंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 9। सभी ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर करते रहिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Which of the following statement is not correct regarding the septic tanks? सेप्टिक टैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको नोट करेक्ट बताना है। ऑप्शंस आर ए, अ कंबाइंड सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक वेयर द रिटेंशन टाइम ऑफ सीवेज इज 1 to 2 years। एक संयुक्त आस्वादन और पाचन टैंक जहां पर सीवेज का प्रतिधारण समय 1 से 2 वर्ष होता है। बी, ड्यूरिंग दिस पीरियड सेटलेबल सॉलिड सेटल डाउन टू द बॉटम। इस अवधि के दौरान बसने योग्य ठोस नीचे तक बस जाते हैं। ई ऑप्शन इज द एफ्लुएंट आल्दो क्लैरिफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट विल स्टिल कंटेन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड petricibles, organic solids and pathogen. Efficiency is only 30 to 50% for BOD and 60 to 70% for TSS removal. D option is it is accompanied by the anaerobic digestion of settled solid, sludge and liquid, resulting in reasonable reduction in the volume of sludge and reduction in biodegradable organic matter and release of gases like carbon. E option is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, नोट करेक्ट बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो कंबाइंड सेडिमेंटेशन और डाइजेशन टैंक होता है वहां पर रिटेंशन टाइम सीवेज का 1 से 2 दिन रहता है, तो यहाँ पर 1 से 2 साल की जगह क्या आ जाएगा, 1 to 2 days। अदर स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली करेक्ट हैं। फॉर मोर एक्सप्लेनेशन थ्योरी सुपर सीरीज 6 को आप जरूर देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन हमने दिया है। नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 is the effluent of septic tank should be discharged into the large bore sewer or covered surface drain। सेप्टिक टैंक के प्रवाह को बड़े बोर सीवर या ढकी हुई स्थायी नालियों को में छोड़ा जाना चाहिए। 2 is the outfall from such drains should be connected to a large sewage treatment plant। ऐसी नालियों से निकलने वाले पानी को एक बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाना चाहिए। 3 is the second option of septic tank effluent discharge could be a soak pit। सेप्टिक टैंक बही स्त्राव निर्वहन का दूसरा विकल्प सोक पिट हो सकता है। तो ऑप्शंस आर ए 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 and 3 only। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पर ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। जो एफ्लुएंट्स होते हैं सेप्टिक टैंक के, ये डिस्चार्ज होने चाहिए स्मॉल बोर सीवर या फिर कवर्ड सरफेस ड्रेन्स के अंदर, तो यहाँ पर लार्ज बोर की जगह स्मॉल बोर हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं क्या गलत है। जो आउटफॉल होती है इन ड्रेन्स में से वो कनेक्टेड होनी चाहिए टू अ स्मॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो यहाँ पर लार्ज की जगह स्मॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है इट कुड बी सोक पिट की प्रोसेस में उसको यूज किया जाता है।
Question number 3 is, it should be noted that the option using a soak pit may not be environmentally friendly depending on which of the following. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोक पिट का उपयोग करने का विकल्प पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो सकता है, जो कि किस पर निर्भर करता है. ऑप्शंस हैं ए द सोल टाइप, मिट्टी का प्रकार, बी ग्राउंड वाटर टेबल, भूजल तालिका, सी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, डी जनरली बी अवॉइडेड इफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलो, आमतौर पर बचा जा सकता है अगर वित्तीय संसाधन अनुमति देते हैं. ई ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. मेन कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें जो ऑप्शन है विच इज यूजिंग फॉर द सोक पिट, जिसको यूज किया जाता है, ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन नहीं होता है. ये डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का ग्राउंड टेबल कैसा है, वाटर कैसा है वहाँ पर, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वहाँ पर, कितना जनसंख्या घनत्व है. Question number 4 is, the conventional septic tank system is particularly applicable for which of the following. पारंपरिक सेप्टिक टैंक प्रणाली विशेष रूप से किसके लिए लागू होती है. ऑप्शंस है ए प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल हाउसेस, बी इट इज सुटेबल इवन फॉर द हाई वाटर टेबल एरियाज वेयर ड्रेनेज फैसिलिटी फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्ज इज अवेलेबल, C. Septic sludge collection and treatment facilities available nearby, and D is all of the above. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. जो व्यक्तिगत घर होते हैं वहां से अपशिष्ट जल का प्राथमिक उपचार होता है, और यह उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है जहां पर अपशिष्ट निर्वहन के लिए जल निकासी की सुविधा उपलब्ध होती है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेप्टिक टैंक. तो आपको इसमें से डिसएडवांटेज बतानी है कि सेप्टिक टैंक के क्या नुकसान हो सकते हैं. वन स्टेटमेंट इज, सेफ रिमूवल ऑफ सेप्टेज फ्रॉम द सेप्टिक टैंक इज अ प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ एनी सच पॉलिसी. This is disposed of in open space, low and land areas or drains, causing the health and environmental pollution. तो सेप्टिक टैंक से सेप्टेज को सुरक्षित निकालना एक समस्या है. ऐसी किसी नीति के अभाव में सेप्टेज को खुले स्थान, निचली भूमि वाले क्षेत्रों या नालों में फेंक दिया जाता है, जिससे कि स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण होता है. टू स्टेटमेंट इज, लोअर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी एंड एसोसिएटेड कॉस्ट and space requirement for the construction of soakage pit is comparatively lower. तो soakage pit के निर्माण के लिए कम उपचार दक्षता और संबंध लागत और स्थान की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम होती है. थर्ड ऑप्शन इज, सेप्टिक टैंक इज इनकैपेबिलिटी टू हैंडल द हाइड्रोलिक शॉक लोड्स एज पीक फ्लो डिस्टर्ब द सेटलिंग जोन एंड causes the high suspended solid in the effluent. सेप्टिक टैंक हाइड्रोलिक शॉक लोड को संभालने में असमर्थ है क्योंकि पीक फ्लो सेटलिंग जोन को परेशान करता है और उच्च निलंबित ठोस का कारण बनता है. सो इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है. ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी 1 and 3 ओनली, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. ध्यान से अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका बी ऑप्शन. तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है. जो लोअर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी होती है और एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, और इसके लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ये कंस्ट्रक्शन के लिए सोकेज पिट की, वो कंपैरेटिवली हायर होती है अदर ट्रेडिशनल मेथड से. तो पूरी डिटेल के लिए आप थ्योरी क्लास 6 को देख सकते हैं. एक एस्पिरेंट कैंडिडेट है जिनका डाउट भी आता है इससे रिलेटेड ईमेल के थ्रू, तो हमने उनको इमेज के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया और उनको समझ भी आ गया था ये. तो आप अपने डाउट्स ऐसे ही साथ साथ पूछते रहिए, बिकॉज थ्योरी क्लास में जो वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको पीडीएफ से नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर हम आपके सारे डाउट साथ के साथ क्लैरिफाई कर देंगे और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं. तो थ्योरी क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. Question number 6 is, biotank system is developed by which organization of India for the treatment of toilet waste water. शौचालय अपशिष्ट जल के उपचार के लिए भारत के किस संगठन द्वारा
बायोटैंक सिस्टम विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी नीति आयोग, सी डीआरडीओ, डी फिक्की एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी एस्पिरेंट. आंसर इज सी ऑप्शन डीआरडीओ. तो ये सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉयलेट वेस्ट वाटर. Question number 7 is the effluent from the biotank is released into the reed bed system perform the secondary treatment of wastewater coming out of a biotank and it eliminates the smell, suspended particulates, pathogenic and other microorganisms. More than how much percentage? बायोटैंक से निकलने वाला अपशिष्ट रीड बेड सिस्टम में छोड़ा जाता है और बायोटैंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल का द्वितीयक उपचार करता है और यह कितने प्रतिशत से अधिक गंध, निलंबित कण, रोगजनक और अन्य सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है? ऑप्शंस है ए 10%, बी 40%, सी 79% एंड डी 99%. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर इज डी ऑप्शन 99%. जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं बायोटैंक से ये रिलीज होते हैं रीड बेड के अंदर. तो जो रीड बेड सिस्टम होता है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट परफॉर्म करता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का और जब ये बायोटैंक से बाहर निकलता है. तो जो रीड बेड सिस्टम होता है इसके अंदर एक बेड ऑफ सैंड होता है और पेबल्स भी होते हैं अलोंग विद द रीड प्लांट जो कैपेबल होते हैं नेचुरल एम्योरेशन ऑफ वेस्ट वाटर की इम्प्रूवमेंट के लिए. तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्यूरीज आई थी कि मैम इसकी डिसएडवांटेजेस हमें नहीं समझ आ रही है, थोड़ा अच्छे से और डिटेल में बताइए. तो उनको भी हमने पूरा डिटेल में डिसएडवांटेजेस को समझाया है. Question number 8 is natural reed plant microbial consortium work efficiently at wide range of temperature and effluent is very safe to discharge into the environment and it may be used for which of the following. प्राकृतिक ईख के पौधे माइक्रोबियल संग तापमान की विस्तृत श्रृंखला पर कुशलता से काम करते हैं और प्रदूषण पर्यावरण में निर्वहन के लिए बहुत सुरक्षित हैं. तो इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए इरिगेशन पर्पसेस के लिए, सिंचाई के उद्देश्य के लिए, बी फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस बिजली के लिए, सी ओजोन डिप्लीशन पर्पसेस ओजोन रिक्तीकरण के लिए, डी टू इंक्रीज द ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंटल पर्पसेस पर्यावरण उद्देश्य के लिए. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका ए ऑप्शन इरिगेशन पर्पसेस. तो नेचुरल रीड प्लांट जो होता है वो ये माइक्रोबियल कंसोर्टियम वर्क करता है ये एक तरह से और ये एफिशिएंटली यूज किया जाता है फॉर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए. तो जो इसमें एफ्लुएंट्स होते हैं ये बहुत सेफ डिस्चार्ज किया जाता है इसमें इन्वायरमेंट के अंदर ताकि इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंच सके इसके कारण. और इसको बाद में यूज भी कर सकते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए. Question number 9 is reed bed system is useful to treat which type of the waste water. reed bed system किस प्रकार के अपशिष्ट जल के उपचार के लिए उपयोगी है? ऑप्शंस आर ए इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, बी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, सी न्यूक्लियर वेस्ट वाटर, डी हॉस्पिटल वेस्ट वाटर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका बी ऑप्शन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. तो इसको घरेलू अपशिष्ट जल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडवांस्ड ऑन साइट सिस्टम. उन्नत ऑन साइट सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 is to enhance the efficiency of septic tank system. One of the recommended solution is the provision of anaerobic filter type and contact aeration system for the treatment of septic tank effluent. सेप्टिक टैंक प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए और अनुशंसित समाधानों में से एक सेप्टिक टैंक प्रवाह के उपचार के लिए अव्ययी फिल्टर प्रकार और संपर्क वातन प्रणाली का प्रावधान है. 2 ऑप्शन इज such systems can be used with system made of brick, cement or package type.
ऐसी प्रणाली का उपयोग ईंट, सीमेंट या पैकेज प्रकार से बने सिस्टम के साथ किया जाता है। सी ऑप्शन इज द पैकेज टाइप इज बेस्ड ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड जापानीज टेक्नोलॉजी जोकुसा। पैकेज का प्रकार जो है वो अच्छी तरह से स्थापित जापानी तकनीक जोकुसा पर आधारित है। तो ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली, D 1 and 3 only, and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Incorrect बताना है। आंसर इज E ऑप्शन none of the above। तो सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है रिलेटेड विद एडवांस्ड ऑन साइट सिस्टम। तो एज इट इज आप इसको यहाँ से समझ लीजिए। एस्पिरेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में ही आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा रिलेटेड विद दिस एग्जाम। तो आपको सारी सुपर सीरीज, टेस्ट सीरीज की भी और थ्योरीज की भी रिवाइज करनी है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जो हम इंपॉर्टेंट डाटा देते हैं और कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं उसको भी सॉल्व करते रहना है। और इन वीडियोस का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एक स्पीड ऑप्शन भी रहता है, आप अपने अकॉर्डिंगली स्पीड को एडजस्ट करके वीडियो को बाद में सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज The innermost layer of the earth is made up of which of the following? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत किससे बनी है? ऑप्शंस हैं ए सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, बी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सी सिलिकॉन एंड निकल, डी निकल एंड आयरन, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है निकल एंड आयरन। तो जो कोर होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, वो मेनली निकल और आयरन से बनी होती है, और जिसको नाइफ भी कहते हैं। तो जो इनर कोर होती है ये सेंटर में होती है, और ये हॉटेस्ट लेयर होती है, सबसे गर्म लेयर होती है अर्थ की। हमारा अर्थ जो है वो 4 डिफरेंट लेयर से बना होता है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। Question number 12, which of the following prompted the government of India to enact the Environment Protection Act of 1986? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू करने के लिए प्रेरित किया है? ऑप्शंस हैं ए रिवर गंगा वाटर पोल्यूशन, गंगा जल प्रदूषण, बी एंडोसल्फान ट्रेजेडी इन केरला, सी लंदन स्मोग, डी भोपाल गैस ट्रेजेडी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है इसको भोपाल डिजास्टर भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनेक्ट किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर दिस ट्रेजेडी। Question number 13, protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife is emphasized in the Constitution of India under which of the following article? भारत के संविधान में पर्यावरण से संरक्षण और सुधार और वन जीवों को सुरक्षा पर जोर दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? ऑप्शंस हैं ए 48A, बी 21, सी 324 एंड डी इज 315। E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका ए ऑप्शन, आर्टिकल 48A। तो 48A में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये कहता है कि स्टेट जो है दे शैल हैव द एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेगी इन्वायरमेंट को, और साथ ही साथ सेफ गार्ड करेगी फॉरेस्ट को भी और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री को भी। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम पेपर 1 में हिस्ट्री और पॉलिटी आएगा कि नहीं। तो हमने आपको पेपर 1 की जो फर्स्ट सुपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी उसमें पूरा डिटेल में बताया था कि पेपर 1 में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये जो आर्टिकल है ये इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पॉलिटी आपको पढ़ना है, तो पॉलिटी नहीं पढ़ना है, बट जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ में है या फिर आपके सिलेबस में मैंशन है तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन्वायरमेंट रिलीफ फंड वॉज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्यावरण राहत कोष किस प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है ए द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
C. The Public Liability Insurance Act 1991 and D. The Forest Conservation Act 1980. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991. तो जो इन्वायरमेंट रिलीफ फंड है इसको एस्टैब्लिश किया गया था पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991 के तहत, और ये प्रोवाइड करता है इमीडिएट रिलीफ विक्टिम्स के लिए अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसके कारण, हैजर्डस खतरनाक सब्सटेंसेस के कारण. तो ये जो है कौन से प्रिंसिपल पे फाउंड किया गया था कि कोई भी फॉल्ट लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए. Question number 15. A type of lake that form in the depression of earth crust between two parallel faults is known as which of the following? एक प्रकार की झील जो दो समानांतर भ्रंशों के बीच भूपट्टी के आवरण में बनती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए ग्लेशियल लेक, हिमनद झील, बी ग्रेबन लेक, ग्रेबन झील, सी ग्रेड लेक, ग्रेड झील, डी सरफेस लेक, सतह झील, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका बी ऑप्शन ग्रेबन लेक. तो ग्रेबन लेक एक टाइप ऑफ लेक होता है जो फॉर्म होता है डिप्रेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में बिटवीन पैरेलल फोल्ड्स, जिसको ग्रेबन लेक कहते हैं. तो ग्रेबन जो होता है ये एक वैली होती है जिसमें डिस्टिंक्ट एस्कार्पमेंट्स होते हैं, हर एक साइड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कट्स होते हैं, और ये किस कारण होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ लैंड डाउनवर्ड. तो नीचे की तरफ लैंड खिसक जाती है, उसके कारण ये एस्कार्पमेंट्स फॉल्ट बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज जनरली नॉट कंसीडर्ड टॉक्सिक? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर विषाक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए कार्बोनिक एसिड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी बेंजीन, डी एसिटल्डिहाइड, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर है इसका ए ऑप्शन कार्बोनिक एसिड. तो जो कार्बोनिक एसिड होते हैं ये फॉर्म कब होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ, पानी के साथ. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एक एसेफाइजेंट गैस होती है जिसको टॉक्सिक क्लासिफाई नहीं किया जाता है या ये हार्मफुल नहीं होती है. तो ये ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर इसको क्लासिफाई किया है कि ये नॉट हार्मफुल और नॉन टॉक्सिक गैस है. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक गैसेस फाउंड इन द हाउस फायर स्मोक? घर की आग के धुएं में निम्नलिखित में से कौन सी विषैली गैस पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए अमोनिया, बी बेंजीन, सी एल्डिहाइड्स, डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव. तो जितनी भी स्मोक कंटेन गैसेस होती है वो कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, जिसको पीएम भी बोला जाता है या फिर सूट बोला जाता है. तो जो स्मोक होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, एसिड गैसेस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. Question number 18. In an aquatic system, the presence of noxious gases such as methane and hydrogen sulfide is associated with which of the following? एक जलीय प्रणाली में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी हानिकारक गैसों की उपस्थिति किसके साथ जुड़ी होती है? ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन डिप्लीशन, ऑक्सीजन की कमी, बी अबंडेंट लीगल ग्रोथ, प्रचुर कानूनी विकास, सी एब्सेंस ऑफ मैक्रोफाइटिक वेजिटेशन, मैक्रोफाइट वनस्पति की अनुपस्थिति, डी एक्सेस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, भंग ऑक्सीजन की अधिकता, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर है इसका ए ऑप्शन ऑक्सीजन डिप्लीशन. तो ऑक्सीजन डिप्लीशन एक फिनोमिना होता है जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होता है, पानी के पर्यावरण के अंदर होता है. इसमें जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है कुछ हद तक, देखिए जो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं, उनको हानि पहुंचती है.
Question number 19. Bihar Environment Conservation Board has completed the inventorization of hazardous waste generating unit as per the Hazardous Waste Management and Handling Rule 1989 as amended on which year? बिहार पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने किस वर्ष संशोधित खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाई का आविष्कार पूरा किया है? ऑप्शंस है ए 2000, बी 2002, सी 2003, डी 2005 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन 2003. तो 2003 में हुआ था ये. तो जब बिहार इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड है उन्होंने कंप्लीट किया था हैजर्डस वेस्ट जनरेटिंग यूनिट को एज हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989 को अमेंड किया था 2003 के अंदर. Number 20. The hazardous waste generating unit in the Bihar state includes mainly which of the following? 1. Cement plant, 2. Iron and steel plant, 3. Fertilizer plant, 4. Aluminium plant and 5th power plant waste generating unit. बिहार राज्य में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले इकाइयों में मुख्य रूप से क्या शामिल है? सीमेंट संयंत्र, लोहा इस्पात संयंत्र, उर्वरक पौधे, एल्यूमिनियम प्लांट या फिर विद्युत संयंत्र अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयाँ. तो ऑप्शन है आपके, इसमें से करेक्ट बताना है आपको. ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 2, 3, 4 एंड 5 ओनली, सी 1, 4 एंड 5 ओनली एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर दीजिए सभी अपना. आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें तीन सारे स्टेटमेंट सही हैं. जो हैजर्डस वेस्ट जनरेटिंग यूनिट होती है स्टेट के अंदर, उसके अंदर मेनली सीमेंट प्लांट आते हैं, आयरन स्टील प्लांट आते हैं, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, पावर प्लांट, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, माइन वर्कशॉप और वायर ड्रॉइंग यूनिट्स भी आती हैं. तो ये आपको सब याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 21. The Bihar state government, following the directives of Forest and Environment Ministry, Government of India, has banned the sale and use of plastic carry bags and less than how much size and below which thickness in the state. बिहार राज्य सरकार ने वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में कितनी मोटाई से कम के प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं ए 8 से 12 इंच साइज या बिलो 20 माइक्रोन थिकनेस, बी 5 to 10 इंच साइज या बिलो 10 माइक्रोन थिकनेस, सी 10 to 18 इंच साइज और बिलो 40 माइक्रोन थिकनेस, डी 20 to 32 इंच साइज और बिलो 50 माइक्रोन थिकनेस, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन. तो इसमें 8 से 12 इंच साइज और बिलो 20 माइक्रोन थिकनेस जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने एज पर द डायरेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बैन कर दिया कि इसका ना ही सेल होगा और ना ही इसको कोई यूज़ कर सकता है प्लास्टिक कैरी बैग्स को जिनका साइज इतना कम है और बिलो 20 माइक्रोन थिकनेस है जिनकी. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, बी द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, सी द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, D. The Environment Protection Act of 1986. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो सारे सही करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23. Which section prohibits on the use of stream or well for the disposal of polluting matters which is in the excess of standard laid down by the board
In other words, people are under the obligation to observe the standards laid down by the board. In matter use of stream or well by the way of disposal of polluting matters which are determined in the accordance with board standard. कौन सी धारा प्रदूषणकारी मामलों के निपटान के लिए धारा या कुएं के उपयोग पर रोक लगाती है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों में से अधिक है? ऑप्शंस हैं ए सेक्शन 20, बी सेक्शन 21, सी सेक्शन 22, डी सेक्शन 24 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका डी ऑप्शन सेक्शन 24. तो सेक्शन 24 के अंदर प्रोहिबिट किया गया है कि यूज ऑफ स्ट्रीम या वेल जो है फॉर द डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मैटर्स के लिए नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पे कोई भी पोल्यूटिंग पदार्थ को नहीं डिस्पोज किया जाएगा किसके अंदर, स्ट्रीम या वेल्स के अंदर, जिसके अंदर एक्सेस होगी स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द बोर्ड. तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनको ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई गई है कि जो भी स्टैंडर्ड्स लेड डाउन करेगा बोर्ड वो यूज नहीं करेंगे स्ट्रीम या वेल्स को बाय द वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मैटर्स के लिए. तो एस्पिरेंट्स आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप सीरियसली इसको अटेम्प्ट करते रहिए. जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी. साथ साथ आपको आउटपुट देना ज़रूरी है. हम आपको जैसे हमने बोला थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको रिवाइज करते रहिए और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर साथ के साथ काउंट करते रहिए. अभी पेज पर क्वेश्चन नंबर 24, which section restrict the establishment or the use of new or existing outlets or discharge without the prior consent from the board? In other words, person are under the obligation to apply for the consent before they are taking the step to establish any industry or are bringing into use any new outlet or continuing with the existing outlet for the discharge of sewage or trade effluent. तो कौन सा अनुभाग बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना नए या मौजूदा आउटलेट की स्थापना का उपयोग या डिस्चार्ज को प्रतिबंध करता है, जिसमें कि किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कदम उठाने से पहले, किसी एक आउटलेट का उपयोग करने से पहले, सीवेज या व्यापार अपशिष्ट के निर्वहन के लिए मौजूदा आउटलेट के साथ जारी रखने से पहले व्यक्ति सहमति के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य है. तो बोर्ड यहाँ पर क्या है, बिहार बोर्ड की बात हो रही है. तो सेक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं आपके ए सेक्शन 25, बी सेक्शन 26, सी सेक्शन 31, डी सेक्शन 29 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सेक्शन 25 भी आएगा और सेक्शन 26 भी आएगा. ये दोनों सेक्शन जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या यूज जो है न्यू या एग्जिस्टिंग आउटलेट्स का या डिस्चार्ज का बिना प्रियोर कंसेंट के, मतलब बिना पूछे बोर्ड से. कोई भी पर्सन जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको अप्लाई करने से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा बोर्ड का. किस लिए? अगर वो कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर उसको यूज़ में लाना चाहते हैं, कोई भी न्यू आउटलेट्स को फॉर, या फिर कोई पहले से उनका आउटलेट हो, एग्जिस्टिंग आउटलेट को भी अगर वो डिस्चार्ज या सीवेज या ट्रेड एफ्लुएंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उनको बोर्ड से सहमति लेनी पड़ेगी. Question number 25. Match the list 1 and list 2. Identify the correct answer from the given below. तो आपको करेक्ट आंसर कोड बताना है रिलेटेड विद लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. ए ऑप्शन है पेरिस कन्वेंशन 1992 ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ वेस्ट. बी वेना कन्वेंशन 1985 प्रोटेक्शन ऑफ मैराइन एनवायरमेंट. सी बम्बैको कन्वेंशन ऑफ 1998 प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. डी बेसल कन्वेंशन 1992 बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस वेस्ट टू अफ्रीका. तो आप करेक्ट मैच कीजिए, सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है इसका बी ऑप्शन. तो जो पेरिस कन्वेंशन 1992 है ये प्रोटेक्शन ऑफ मैराइन इन्वायरमेंट के लिए है और वेना कन्वेंशन 1985 प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए होती है और बैमाको कन्वेंशन 1998 जो है ये बैन करती है इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस वेस्ट टू अफ्रीका और बेसल कन्वेंशन 1992 जो है ये ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ वेस्ट के लिए. तो आपको ईयर भी याद रखना है और कौन सी कन्वेंशन से क्या बैन हो रहा है, क्या उसका इस्तेमाल है, ये भी सब आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये.
क्वेश्चन नंबर 26, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कलर कोड्स आर गिवन और साथ ही उसके हॉस्पिटल वेस्ट इज प्रोवाइडेड। तो आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है आंसर क्या है इसमें से। ए ऑप्शन इज येलो बैग, इन्फेक्शियस वेस्ट प्लेसेंटा, बी रेड बैग, यूज्ड कैथेटर्स, सी ब्लू बैग, आउटडेटेड मेडिसिन बोटल्स एंड डी ब्लैक कैरोबे इन्फेक्टेड मेटल शाफ्ट। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका ए ऑप्शन। तो ऑल मैच आर करेक्ट हेयर एज इट इज। आप इसको यहाँ पर कलर कोड्स को याद कर लीजिए, डिफरेंट हॉस्पिटल वेस्ट के लिए ये प्रोवाइडेड है। पीला बैग जो होता है ये संक्रामक अपशिष्ट प्लेसेंटा के लिए होता है, लाल बैग प्रयुक्त कैथेटर के लिए, और जो ब्लू बैग होता है ये पुरानी दवा की बोतलों के लिए, और ब्लैक कार्बेज होता है ये संक्रमित मेटल शॉप के लिए होता है। Question number 27. Which of the following power plants releases the radioactive materials as well as hazardous metals such as lead and arsenic under the normal operating condition? निम्नलिखित में से कौन सा बिजली संयंत्र सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत रेडियोधर्मी सामग्री के साथ साथ खतरनाक धातुओं जैसे सीसा और आर्सेनिक को छोड़ता है? ऑप्शंस है ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बी सोलर पावर इंस्टॉलेशन सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान, सी हाइड्रो पावर, डी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स एंड ई इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका डी ऑप्शन। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है इसका सही उत्तर है। तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये कोल बेस्ड होते हैं और ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे? बाय बर्निंग ऑफ कोल। और ये क्या रिलीज करते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेशन पे जब ये वर्क करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव लीकेज होती है ये न्यूक्लियर प्लांट से भी हो सकती है, बट ये किसी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फॉल्ट या डैमेजेस की वजह से हो, वैसे भी होती है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक या सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये जबकि टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये सेफ है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है? 1 इज कोल माइनिंग एरियाज, 2 वेटलैंड्स, 3 रूमिनेंट्स, 4 लो लैंड पैडी। कोयला खनन क्षेत्र, आर्द्रभूमि, जुगाली करने वाले या निम्न भूमि धान। ऑप्शंस है ए 1 and 2 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, सी 3 and 4 ओनली एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल आर इंक्लूडेड एज द सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन। तो मीथेन जो है ये एमिट होता है फ्रॉम डिफरेंट ऑफ वेराइटी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेज होते हैं वहाँ से, और साथ ही साथ नेचुरल सोर्सेज से भी ये निकलता है। तो जो मैन मेड सोर्सेज होते हैं उसमें क्या क्या आता है? लैंडफिल आता है, ऑयल, नेचुरल गैस सिस्टम, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कोल माइनिंग, स्टेशनरी और मोबाइल कंबशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। Question number 29. The Ministry of Environment, Forest, Climate Change has released the India State of Forest Report 2021. It is published every how many years by the Forest Survey of India under the same ministry. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह किसके तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर कितने साल में प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए एनुअल, बी बायएनुअल, सी क्वाड्रिएनुअल, डी क्विनक्वेनियल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। वार्षिक, द्विवार्षिक, चतुर्वार्षिक या फिर पंचवार्षिक। ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है इसका बी ऑप्शन, बाइनियल, द्विवार्षिक। तो हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो 2021 में ये रिलीज किया गया है एज अ इंडिया फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट की तरह, और इसको पब्लिश कौन करता है ये भी आपको याद रखना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द सेम मिनिस्ट्री।
Question number 30. According to the India State of Forest Report 2021, the total forest and tree cover was 80.9 million hectares, which accounted for how much percentage of geographical area of the country? India State of Forest Report 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्षों का आच्छादन 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 24.62%, बी 21.72%, सी 23.39%, डी 25.52%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है इसका ए ऑप्शन. तो कितना है टोटल अकाउंट एरिया, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर का? अराउंड 24.62% है. किसके? जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री के. और इन कैलकुलेशन में कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स. Question number 31. According to the India State of Forest Report 2021, India's forest cover is 7,13,789 square kilometer. How much percentage of the country's geographical area? An increase from 21.67% in 2019. India State of Forest Report 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत 2019 में, जिसमें 21.67% वृद्धि हुई है? ऑप्शंस हैं ए 21.68%, बी 21.69%, सी 21.70% एंड डी 21.71%. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है इसका डी ऑप्शन. तो 21.71% इसका सही उत्तर है. तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.7% है कंट्री के जोग्राफिकल एरिया के. और कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, ये भी आपको याद रखना है. 2019 से लेकर अब तक 21.67%. और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर. Question number 32. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change released the India State of Forest Report 2021. The first survey was published in which year? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की है. इसका पहला सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1974, बी 1980, सी 1987, D 1995 and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका सी ऑप्शन 1987 में. क्वेश्चन नंबर 33. अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, स्टेट वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इज ऑफ एमपी विच इज फॉलोड बाय विच स्टेट? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार सबसे बड़ा वन कवर मध्य प्रदेश है और इसके बाद कौन सा राज्य आता है? ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश. तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है एंड फोर्थ इज उड़ीसा एंड फिफ्थ इज महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर 34. अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द टोटल मैंग्रोव कवर इन द कंट्री हैज बीन इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर में कितनी वृद्धि हुई है? ए 17 स्क्वायर किलोमीटर, बी 20 स्क्वायर किलोमीटर, सी 25 स्क्वायर किलोमीटर एंड डी 29 स्क्वायर किलोमीटर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका 17 स्क्वायर किलोमीटर, ए ऑप्शन. तो टोटल मैंग्रोव कवर कंट्री में 17% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है और ये अब कितना हो गया है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर है. ये भी आपको याद रखना है.
Question number 35. According to the India State of Forest Report 2021, top 3 states showing the mangrove cover increase. Which of the following? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव कवर में वृद्धि दिखाने वाली शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश 8 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 4 स्क्वायर किलोमीटर एंड कर्नाटका 3 स्क्वायर किलोमीटर. ई ऑप्शन इज गुजरात 8 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड इज ओडिशा 4 स्क्वायर किलोमीटर, देन केरला 3 स्क्वायर किलोमीटर. सी राजस्थान 8 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय बिहार 4 स्क्वायर किलोमीटर एंड मणिपुर 3 स्क्वायर किलोमीटर. डी ओडिशा 8 फॉलोड बाय महाराष्ट्र 4 and Karnataka 3. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. ध्यान से इसका आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका डी ऑप्शन. तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा 8 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र का 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है और कर्नाटका का 3 स्क्वायर किलोमीटर. तो टॉप 3 स्टेट बतानी है जिनके अंदर मैनग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है, मतलब बड़ा है. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द सैनिटेशन? निम्नलिखित में से कौन स्वच्छता को परिभाषित करता है? ऑप्शन है ए सैनिटेशन इन जनरल मीन्स सेफ मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. सामान्य रूप से स्वच्छता का मतलब मानव मल, घरेलू अपशिष्ट जल का सुरक्षित प्रबंधन और निपटान करना है. बी द प्रोसेस इन्वॉल्व सेफ कलेक्शन, सेफ स्टोरेज, डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. इस प्रक्रिया में घरेलू अपशिष्ट जल का सुरक्षित संग्रह, सुरक्षित भंडारण, निपटान और पुनः चक्रण, पुनः उपयोग शामिल है. सी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द सेफ सैनिटेशन सिस्टम, सुरक्षित स्वच्छता प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना है. डी ऑल ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है यहाँ पर ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर ए और बी जो हैं दीज आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सैनिटेशन. ए और बी जो है सैनिटेशन की डेफिनेशन है और सी जो है वो डेफिनेशन नहीं है, ये इसका मेन उद्देश्य है. तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सैनिटेशन? स्वच्छता के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं ए प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन सिस्टम, सुरक्षित स्वच्छता प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना. बी टू प्रमोट द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, घरेलू अपशिष्ट जल के उचित प्रबंधन और निपटान को बढ़ावा देना. सी टू प्रमोट द ट्रीटमेंट एंड रीयूज ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, घरेलू अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना. डी ऑल ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर ध्यान से दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो सारे जो हैं वो सैनिटेशन स्वच्छता के मुख्य उद्देश्य हैं. इसको यहाँ से आप एज इट इज याद रखिए और ध्यान रखना एग्जाम के लिए भी. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग सैनिटेशन फैसिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन साइट? निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छता सुविधाएं ऑन साइट के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं? ए टू कंटेन द वेस्ट वाटर एट पॉइंट ऑफ जनरेशन, पीढ़ी के बिंदु पर अपशिष्ट जल को समाहित करने के लिए. बी सैनिटेशन कैन बी सेंट्रलाइज्ड एट सिंगल पॉइंट इन टाउन विलेज या डिसेंट्रलाइज्ड एट कम्युनिटी लेवल, स्वच्छता को केंद्रीकृत किया जाता है शहर गांव में एक ही बिंदु पर या फिर विकेंद्रीकृत करते हैं सांप्रदायिक स्तर पर. सी सिस्टम विच रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट वाटर टू अनदर लोकेशन फॉर डिस्पोजल, ट्रीटमेंट और रीयूज, सिस्टम जिन्हें निपटान, उपचार या पुनः उपयोग के लिए अपशिष्ट जल को दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है. डी सिस्टम रिक्वायर सीवर सिस्टम और मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, जो सीवर सिस्टम या कचरे के यांत्रिक परिवहन की आवश्यकता होती है. सो ई ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है इसका ए ऑप्शन. तो यहाँ पर जो मेन ऑन साइट का क्लासिफिकेशन है सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए वो यही होता है कि ये वेस्ट वाटर को कंटेन करता है एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन. अदर जो ऑप्शंस हैं वो ऑफ साइट सिस्टम के लिए याद रखने आपको, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए. तो ऑन साइट का सिर्फ ए ऑप्शन है. तो आंसर हो जाएगा ए.
क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट फॉर द लिक्विड वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तरल अपशिष्ट या घरेलू अपशिष्ट जल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, ए लिक्विड वेस्ट इज यूज्ड एंड अनवांटेड वाटर एंड यूज फॉर द ह्यूमन कंजप्शन और अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। तरल अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है अवांछित पानी जिसका उपयोग मानव उपभोग या फिर अन्य घरेलू उद्देश्य के लिए किया जाता है। बी ग्रे वाटर, waste water generated from the bathing, washing, general cleaning, laundry as well as from community stand post, well, hand pump etc. ग्रे पानी जो स्नान, धुलाई, सामान्य सफाई, कपड़े धोने के साथ साथ सामुदायिक स्टैंड पोस्ट, कुएं इत्यादि में उत्पन्न अपशिष्ट जल है। सी ब्लैक वाटर, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम टॉयलेट कंटेनिंग फीकल मैटर, सच वाटर कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ पैथोजन एज कंपेयर टू ग्रे वाटर। काला पानी शौचालय से उत्पन्न अपशिष्ट जल जिसमें मल होता है। सी ग्रे एंड ब्लैक वाटर कलेक्टेड सेपरेटली एंड ट्रीटेड और डिस्पोज सेपरेटली एज ग्रे वाटर डज नॉट रिक्वायर वेरी हाई ट्रीटमेंट एज ब्लैक वाटर। तो जो भूरे और काले पानी होते हैं उनको अलग अलग एकत्र किया जा सकता है और अलग अलग इलाज निपटान किया जा सकता है। डी ऑप्शन इज लिक्विड वेस्ट आल्सो कंप्राइज ऑफ येलो वाटर, यूरिन विद और विदाउट फ्लश वाटर। तरल अपशिष्ट में पीला पानी भी शामिल है। ई ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज जो लिक्विड वेस्ट होता है या डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसके अंदर लिक्विड वेस्ट जो है उसको यूज करते हैं और ये अनवांटेड वाटर होता है जिसको यूज नहीं किया जाता है ह्यूमन कंजप्शन या अदर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि ये यूज किया जाता है तो इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ए गलत है, अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है एज इट इज। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, sanitation or wastewater management options and technologies can be functionally divided into groups based on its infrastructure, method and services. Any system can have single or multiple function. स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन विकल्पों और प्रौद्योगिकों को इसके बुनियादी ढांचे, पद्धति और सेवाओं के आधार पर कितने समूहों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शंस हैं A4, B3, C5, D2 and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज सी ऑप्शन 5 कैटेगरीज। तो इसकी 5 आपको याद रखनी है कैटेगरीज। नंबर 1 है इसमें कि जो यूज इंटरफेस होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है यूजर एक्सेस की तरह जिसको सैनिटेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक्सेस होती है सैनिटेशन के लिए हाईली डिपेंड करती है कि कितनी वाटर और लैंड अवेलेबिलिटी है वहाँ पर उपलब्ध है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं और इसको डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम को कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ वेस्ट वाटर के लिए। थर्ड जो कैटेगरी है वो है कन्वीनियंस, ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट वाटर के लिए या फिर सेमी सॉलिड जो कलेक्ट हुए हैं ट्रीटमेंट यूनिट्स में से। फोर्थ जो कैटेगरी है वो है ट्रीटमेंट, जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम या मेथड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट कलेक्टेड का क्या है। फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी क्या होती है कि रीयूज और डिस्पोजल क्या होता है किसी भी सिस्टम का फॉर डिस्पोजल रीयूज ऑफ वेस्ट के लिए। तो जो वेस्ट होता है नॉर्मली उसको ट्रीट किया जाता है डिजायर्ड लेवल तक जब तक कि उसको रीयूज या डिस्पोजल ना किया जाए। Question number 41. The seepage pit should have cross-sectional dimension of at least how much and not less than how much in depth below the inlet pipe. रिसने वाले गड्ढे का क्रॉस सेक्शनल आयाम होना चाहिए कम से कम कितना और कम से कम इसमें जो इनलेट पाइप के नीचे की गहराई होती है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं A 0.90 मीटर से 1.0 मीटर, B 0.80 मीटर एंड 2.0 मीटर, C 0.50 मीटर एंड 1.5 मीटर, D 0.60 मीटर एंड 1.6 मीटर, E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है इसका ए ऑप्शन 0.90 मीटर एटलीस्ट क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन होनी चाहिए और जो इसकी डेप्थ है वो 1.0 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए इनलेट पाइप के बिलो।
क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट फॉर कन्वेंशनल पाइप्ड और ग्रेविटी सीवर। पारंपरिक पाइप या ग्रेविटी सीवर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस आर ए, देयर लार्ज नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप कन्वे द ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर फ्रॉम द इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूनिट्स। ये भूमिगत पाइपों के बड़े नेटवर्क हैं जो व्यक्तिगत घरेलू इकाइयों से काला पानी और ग्रे पानी लाते हैं। बीज, they use a centralized disposal treatment facility using the gravity and pumps where necessary। वे गुरुत्व आकर्षण का उपयोग करके केंद्रीकृत निपटान उपचार सुविधा का उपयोग करते हैं। सी, डिजाइन पीरियड फॉर सच सिस्टम इज 20 ईयर, मिनिमम पाइप डायमीटर फॉर सच सिस्टम इज 150 mm। ऐसी प्रणालियों के लिए डिजाइन अवधि 20 वर्ष है। ऐसी प्रणाली के लिए न्यूनतम पाइप व्यास जो है वो 150 मिलीमीटर है। D, the system consists of apparatuses like manholes and the junction for effective operation, cleaning and inspection, and it prevent the deposit। प्रणाली में प्रभावी संचालन, सफाई और निरीक्षण और जमा को रोकने के लिए मैनहोल और जंक्शन आदि जैसे उपकरण शामिल हैं। E, none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। तो इसमें सी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर जो डिजाइन पीरियड होता है इन सिस्टम के लिए वो मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए और पाइप का डायमीटर 150 mm होना चाहिए। अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिए फॉर पाइप और ग्रेविटी सीवर के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग कैन बी डन एट इंडिविजुअल, क्लस्टर और विलेज टाउन लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण व्यक्तिगत, क्लस्टर या गांव नगर स्तर पर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार के अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण है। ऑप्शंस हैं ए, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज एट हाउस होल्ड लेवल। बी, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड फॉर सेंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट। ग्रे जल उपचार और घरेलू स्तर पर पुनः उपयोग, केंद्रीकृत जल उपचार के लिए अपशिष्ट जल स्थिरीकरण तालाब। सी ऑप्शन इज डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम, विकेंद्रीकृत शारीरिक और जैविक उपचार प्रणाली। डी इज बायोगैस प्लांट लिंक विद टॉयलेट, शौचालय से जुड़े बायोगैस संयंत्र। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो अदर जो ऑप्शंस हैं ये सब करेक्ट हैं। इसमें क्या होता है कि वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग की जाती है इंडिविजुअल और क्लस्टर लेवल पे, जिसमें ये सारे कॉमन टाइप्स हैं वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। फॉर मोर डिटेल थ्योरी सीरीज को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो साथ के साथ आप पुट करते रहिए इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द साइज ऑफ फैकल्टेटिव पॉन्ड इज डिजाइन बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब फॉर डेली फ्लो। वैकल्पिक तालाब का आकार दैनिक प्रवाह के लिए लगभग कितने मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब के आधार पर बनाया गया है। ऑप्शंस हैं ए 25, बी 50, सी 30, डी 35 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन 25 मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब फॉर द डेली फ्लो। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट फॉर द मैच्योरेशन पॉन्ड। परिपक्वता तालाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शंस हैं ए, द स्टेबलाइज्ड वाटर फ्रॉम द फैकल्टेटिव पॉन्ड इज देन ट्रीटेड इन द मैच्योरेशन पॉन्ड। वैकल्पिक तालाब से स्थिर पानी फिर परिपक्वता तालाब में इलाज किया जाता है। बी, मैच्योरेशन पॉन्ड अलो द डिस्ट्रिक्शन ऑफ पैथोजन थ्रू द एरोबिक प्रोसेस। परिपक्वता तालाब एरोबिक प्रक्रिया के माध्यम से रोगजनक के विनाश की अनुमति देता है। सी, डेप्थ ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉर्मली 7 to 8 feet एंड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम इज 3 to 5 days। इस तालाब की गहराई सामान्य रूप से 7 से 8 फीट है और हाइड्रोलिक प्रतिधारण समय 3 से 5 दिन होता है। डी, द साइज ऑफ पॉन्ड इज डिजाइन बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब डेली फ्लो। तालाब का आकार लगभग 4 या फिर 2 मीटर स्क्वायर दैनिक प्रभाव के आधार पर डिजाइन किया जाता है। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी। जिन्होंने ध्यान से थ्योरी क्लासेस को सुना है, रिवाइज किया है,
वो सभी क्वेश्चन करेक्ट कर रहे होंगे। आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी इनकरेक्ट है। इस पॉइंट की डेप्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 4 से 5 फीट होनी चाहिए, तो यहाँ 7 से 8 फीट गलत हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एज इट इज लर्न कर लीजिए और फॉर मोर डिटेल थ्योरी क्लास को जरूर देखिए। Question number 46. Which of the following is not an advanced oxidation process for the treatment of waste water? निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट जल के उपचार के लिए एक उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शंस हैं ए एसिडिफिकेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बी यूवी H2O2 प्रोसेस, सी फोटो कैटालाइट प्रोसेस, डी फोटो Fenton process, and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है इसका ए ऑप्शन। तो जो एसिडिफिकेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ये एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की ये सपोर्ट की जाती है एल्यूमिना पे, और इसको यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए जो अल्कोहल होती है उनको कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये अनदर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट होता है, तो ये एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। अदर्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 47. पुअर एरिएशन एंड हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल? खराब वातन और उच्च जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषताएं हैं? ऑप्शंस आर ए सैंडी सॉइल, बी लोम सॉइल, सी रेड सॉइल, डी क्ले सॉइल, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन क्ले सॉइल। तो जो हैवी क्ले सॉइल होती है ये ज़्यादा पोरस होती हैं, बिकॉज इनके अंदर जो स्मॉल ग्रेन डायमीटर होता है और साथ ही साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करती है रूट पेनिट्रेशन को। तो जो ये सॉइल्स होती हैं ये पुअरली एरिएटेड होती हैं जब ये गीली हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following will provide the most valuable information for determining the risk of mass wasting of an area? निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर बर्बादी के जोखिम को निर्धारित करने के लिए सबसे मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा? ऑप्शंस है ए सिस्मोमीटर, बी मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरु तत्व आकर्षण के कारण तत्वरण का मापन, सी एनालिसिस ऑफ स्टीरो सैटेलाइट डाटा, डी जियोलॉजिकल मैप ऑफ द रिजन। डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका बी ऑप्शन मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरु आकर्षण के कारण तत्वरण का मापन। क्वेश्चन नंबर 49. In soil conservation program, the tillage where residues of previous crops are left in the soil is called as which of the following? मृदा संरक्षण कार्यक्रम में जुताई जहां पर पिछली फसलों के अवशेष मिट्टी में छोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं ए रिड्यूस टिलेज, बी नो टिलेज कोई जुताई नहीं या फिर कम जुताई, सी कंजर्वेशन टिलेज संरक्षण, डी कंटूर फ्लोइंग समोच्च जुताई, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका सी ऑप्शन कंजर्वेशन टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज वो टिलेज होता है या प्लांटिंग सिस्टम होता है जो कवर करता है 30% या फिर ज़्यादा सॉइल सरफेस, किसके साथ? क्रॉप रेजिड्यूज के साथ। जब इसको प्लांट करते हैं और उसके बाद ये रिड्यूस कर देता है सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है बाय द वाटर। Question number 50. A species having a dominating influence on the surface and the function of a community or ecosystem is known as which of the following? किसी समुदाय या पारितंत्र की संरचना और कार्य पर प्रमुख प्रभाव डालने वाले प्रजाति क्या कहलाती है? ऑप्शंस है ए फंडामेंटल स्पीशीज, बी फंक्शनल स्पीशीज कार्यात्मक प्रजातियां या फिर मौलिक प्रजातियां, सी कीस्टोन स्पीशीज, डी इंडिकेटर स्पीशीज संकेतमक प्रजातियां, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सभी।
आंसर है इसका सी ऑप्शन, कीस्टोन स्पीशीज। तो कीस्टोन स्पीशीज संकेतमक प्रजातियां क्या होती हैं? ये वो स्पीशीज होते हैं जो डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर एज रिलेटिव विद इट्स अबंडेंस। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1969 में एक जूलॉजिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट टी पेन। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो एस्पिरेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 9। होप सो आप सबको पसंद आई होगी। सभी अपना मार्क्स जो है जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रीवियस 8 टेस्ट हो गए पेपर 1 और पेपर 2 का, एक पेज पर आप पेपर 1 लिखेगा और सेकंड पे पेपर 2 लिखना है और अपना परफॉर्मेंस शीट आपको बनाना है, कैलकुलेट करना है अगर आपको इम्प्रूव करनी है अपनी परफॉर्मेंस। तो वहाँ पर आप सारे जितने भी आपके प्रीवियस टेस्ट हैं कितना स्कोर है वो नोट डाउन करेंगे। और अगर आप भूल गए कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए तो दोबारा से उसको अटेम्प्ट करिए और अपनी परफॉर्मेंस शीट को बनाइए। और साथ ही साथ ये पेपर जो है ऑफलाइन होगा। एक बार तो आप हमारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, एक A4 साइज शीट लेनी है, उसके पर आपको OMR शीट बनानी है पेन के साथ। तो जैसे OMR शीट आपको फिल करनी होगी वैसे ही आपको सेम OMR शीट बनानी है अपने आप, या फिर आप खरीद भी सकते हैं मार्केट से। और बाद में टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आपको वहाँ पर OMR शीट में अपने सारे सर्कल को फिल करना है और फिर कैलकुलेट करके हमें बताना है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी OMR शीट फिल करने में। ये हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इस एग्जाम में हम नहीं चाहते कि आप कहीं पर भी किसी भी तरह की मिस्टेक करें। तो आपको हम जैसा बोल रहे हैं अगर आप वैसा करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, एग्जाम को आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। और जो लाइव में आ रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज यहाँ मैं 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा देती हूँ पूरी स्पीड के साथ। साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है और रिवीजन भी हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप ऑनलाइन ही आकर यहाँ पर टेस्ट सोल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस स्पीड में हो। और मैं स्पीड में भी इसलिए बोलती हूँ ताकि एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस जो है वो फास्ट आप क्वेश्चन को सोल्व कर सके और वहाँ पर रिस्पॉन्स कर सके। तो एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको होमवर्क कंप्लीट कर आना है। आपको रिवाइज करना है थ्योरी सीरीज 1 to 6 और सुपर टेस्ट सीरीज 1 to 9 को आपको रिवाइज करके आना है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको साथ साथ पूछते रहिए, इकट्ठा मत करिए और कोई भी डाउट मत रखिए। थ्योरी हो चाहे टेस्ट हो, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हम आपका रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका सोल्व करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन से या ईमेल आईडी से या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। जरूरी चीज़ ये है कि हमने PDF आपको प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है, फ्री चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर 1 by 1 आपको सुपर टेस्ट सीरीज के PDF प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपका स्टडी मटेरियल वहाँ से तैयार हो जाए और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की। टेलीग्राम चैनल पर जो अदर डाटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए तो है ही। साथ ही साथ अगर आप UPSC या फिर BPSC 67 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपके बहुत क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो उस डाटा को सीरियसली फॉलो करते रहिए और याद करते रहिए साथ के साथ। और अगर नोट डाउन भी करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर तो वो अवेलेबल रहेगा ही, कभी भी आप फ्री टाइम में उसको वहाँ से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। तो एस्पिरेंट्स, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है वो आप प्रोवाइड करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए सो दैट उनको भी एक राइट गाइडेंस मिल सके और वो एग्जाम को अच्छे से यहाँ से पढ़ के क्रैक कर सके। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।